अक्सर स्टूडेंट जो है वो फॉर्मूले वाइज ना याद कर लेते हैं कि इसके इतने आइसोमर होते हैं, इसके इतने आइसोमर होते हैं। ये सब कांड नहीं करना है। मैं अभी आपको इस वीडियो में प्राइम स्ट्रक्चर की ट्रिक बताने वाला हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होने वाला है। अरेंजमेंट 4 लाइगेंड्स की XY प्लेन में होगी और 2 लाइगेंड्स की Z एक्सिस पर होगी। आप अपने अकॉर्डिंगली प्लेन चेंज भी कर सकते हैं, बट ये एक बहुत ही फंडामेंटल सा बेसिक सा तरीका है कि हम XY प्लेन और Z एक्सिस लेकर के चल रहे हैं। तो अभी बोर्ड का जो प्लेन है वो प्लेन XY प्लेन है और जो Z एक्सिस है वो बोर्ड से आपकी तरफ आ रही है, और प्लेन के ऊपर वेज, प्लेन के नीचे डैश। तो अभी आप देख रहे हो कि जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है उसमें आपको 4 लाइगेंड्स दिखाई दे रहे हैं अरेंज्ड इस तरह से XY प्लेन में, और 2 लाइगेंड्स ऊपर नीचे। सेम टाइप के लाइगेंड्स प्रेजेंट है, तो कोई भी आप नया डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते ए को किसी एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख करके। सेम टाइप के लाइगेंड्स और सारे पोजीशन भी इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी भी ए को उठा करके कहीं पर भी रख दीजिए, कोई भी नया आइसोमर आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, कोई नए तरीके का ज्योमेट्रिकल लेंथ आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, और चूंकि हर साइड से, हर तरफ से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बड़े प्यार से ढूंढ सकते हैं। 2 लाइगेंड जब सेम टाइप के 2 लाइगेंड जब आपको 180 डिग्री पर दिखाई दे, तो वैसे ही आप समझ जाइए हमेशा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल दिए गए हैं तो डेफिनेटली एक ट्रिक तो हमेशा काम कर रही होगी कि 2 लाइगेंड्स अगर आपको, सेम टाइप के लाइगेंड्स अगर आपको 180 डिग्री पर दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। बाकी बचे हुए 4 लाइगेंड्स के थ्रू एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आप पक्का पास करवा पाएंगे। तो जब कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातचीत आए और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको कंपेयर करना हो, ढूंढना हो, फाइंड आउट करना हो, और आपको दिख जाए कि सेम टाइप के लाइगेंड्स 180 डिग्री पर हैं, समझ जाइए कि बाकी बचे हुए 4 लाइगेंड्स, चाहे 4 लाइगेंड्स सेम हो, डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, वो AA या BB हो या फिर ABCD हो, चारों के चारों डिफरेंट हो, लेकिन अगर 2 लाइगेंड्स 180 पर आ गए किसी भी तरह से, तो पक्का वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उस दिए गए स्पेशीज को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रही है। तो चूंकि इसका कोई दूसरा नया आइसोमर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जहां पर ज्योमेट्रिकल लेंथ डिफरेंट हो, जहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 0। MA5B में आएंगे तो B हमने एक A को हटा करके B लगा दिया, लेकिन B के लिए भी सारी पोजीशन इक्विवेलेंट। आप किसी भी पोजीशन पर B को रखिए, आप कोई नया ज्योमेट्रिकल लेंथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, और सेम टाइप के लाइगेंड्स 180 पर हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया स्पेशीज। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 0 होना दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना है, वो स्पेशीज की अपनी आइडेंटिटी है, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको काउंट करने पड़ते हैं कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सबको ऐड अप करके। तो पूरी फैमिली होती है वो काउंटिंग में आ जाती है, सारे सिबलिंग्स काउंटिंग में आ जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, अगर एक ऐसा स्पेशीज है जिसका कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कभी भी आइसोमर बन ही नहीं सकता, तो वैसे ही समझ जाइए कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके 0 होंगे। वो खुद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और किसी भी तरीके से वो कोई भी ऐसा आइसोमर नहीं बना सकता जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। इस फॉर्मूले का, MA6 फॉर्मूले का कोई ऐसा आइसोमर नहीं बन सकता जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 0 है। MA5B का भी कोई भी ऐसा आइसोमर बन ही नहीं सकता जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, दैट मींस कि उसकी काउंटिंग शुरू ही नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की काउंटिंग शुरू नहीं होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो 1 होना चाहिए ना, क्योंकि ये खुद तो एग्जिस्ट करता है ना, ये खुद तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। भाई साहब गलत है, ऐसे कांड मत कीजिएगा। आप जब कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बोले तो बेटर होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर आप बातचीत करते हैं तो वो काउंटिंग शुरू ही तब होगी जब ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी एक आइसोमर में एग्जिस्ट कर रही हो। अगर सारे के सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की काउंटिंग शुरू ही नहीं होगी। वैसे ही अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बना ही नहीं सकता वो, जैसे ये स्पेशीज खुद तो एग्जिस्ट करता है, तो कुछ लोग ये भी दलील देते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 1 होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता, ये सब कांड नहीं करना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना ही नहीं सकता, शुरुआत ही नहीं हो सकती काउंटिंग की। सो दैट इज वाई के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 0 है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 ट्रिक्स आपके लिए लिख दी है। अगर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं बन सकते देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 होंगे टोटल। अगर 2 सेम टाइप के लाइगेंड्स 180 डिग्री पर आ गए देन द आइसोमर्स देन टोटल, हाँ, देन दैट आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑब्वियसली वही वाली ट्रिक जो आपसे डिस्कस कर रहे थे कि सेम लाइगेंड्स अगर 180 डिग्री पर आ गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा स्पेशीज। तो ये वाली ट्रिक जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम काफी यूज करेंगे, देखेंगे काफी सारे फॉर्मूले में यूज होगा, काफी सारे
जो भी हम फॉर्मूले जैसे MA6 और MA5 भी था, उसी तरह से आगे जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे लाइगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उन सब में हम ये वाला फंडा तो अप्लाई कर ही रहे होंगे। फटाफट हम चेक करेंगे कि सेम लाइगेंड जो है वो 180 डिग्री पर प्रेजेंट है या नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और ट्रिक है A2B2 प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली, वो आगे आपको बताता हूँ, उसको भी आप अप्लाई करना सीख लेना। तो ये जो बेसिक से ट्रिक्स हैं ये आपके अच्छे होने चाहिए। जब कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला इस तरह का देखते हो, कोई भी अरेंजमेंट आप इस तरह का सोचते हो, तो उसमें फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि सेम लाइगेंड्स 180 पर आ सकते हैं या नहीं। अगर आ सकते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब जैसे हमने MA4B2 में अरेंजमेंट तैयार किया, सारे A लाइगेंड्स को एक साथ अरेंज करने की कोशिश की और B लाइगेंड्स को वैसे ही एक साथ अरेंज करने की कोशिश की, बट क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पर। मैं अभी आपको इस वीडियो में प्राइम स्ट्रक्चर की ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को मैंने इस तरह से बनाया कि अभी आप जब इस वीडियो को खत्म करोगे तो आपको एक होमवर्क मिलेगा 4-5 स्ट्रक्चर्स का, जिस पर आप प्रैक्टिस करोगे। इस पूरे जो भी आपको इस सेक्शन की जो भी ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूं, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की काउंटिंग वाला जो सेक्शन है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्मूले वाइज ना याद कर लेते हैं कि इसके इतने आइसोमर होते हैं, इसके इतने आइसोमर होते हैं। ये सब कांड नहीं करना है, गलत बात। जब आप बड़े प्यार से ट्रिकी अप्रोच लेकर के आप सीख ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, कोई नया फॉर्मूला भी आ गया तो आपको 30-35 सेकंड लगेंगे ओवरऑल नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्राइव करने में, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। और मेरे नज़र में जैसे मैंने अभी ये वाली वीडियो है, इसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ एक और अगली वीडियो रहेगी। मैंने एक बड़ी वीडियो बनाने की जगह पर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की जो काउंटिंग है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की, स्टीरियो आइसोमर्स वाले सेक्शन की, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट ही पढ़ रहे, स्ट्रक्चरल वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे। तो ये पार्ट आपको तंग करता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टीरियो आइसोमर्स की काउंटिंग वाला पार्ट तंग करता है, यहाँ पर भी चूंकि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको पहचानना होता है, अप्रोच नहीं होता कोई डेफिनेट। तो मैं इस वीडियो में आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे अप्रोच कैसे लेते हैं, और उसी के एग्जाम्पल, उसी के रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो जब आप अप्रोच सीख जाओ, लास्ट में होमवर्क होगा, उसको जरूर बनाना, तब जाकर के अगली वीडियो देखना। मैं वीडियोस को डिवाइड करके ही अपलोड करने वाला हूँ। तो MA4B2 में आए, हमने लाइगेंड A को अरेंज किया। ये ध्यान रखना है कि जो पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा, उस स्ट्रक्चर में ये पूरी कोशिश करनी है कि सेम टाइप के लाइगेंड्स के बीच में डिस्टेंस कम से कम हो। तो अभी तो 4-4 लाइगेंड थे A के, पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पर रख पाऊं, क्योंकि 90 डिग्री पर अगर मैं A को अरेंज करने गया तो यही 3 पोजीशन है जो कि 90 डिग्री पर होंगी म्यूचुअली, राइट। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो म्यूचुअली सिर्फ और सिर्फ यही 3 पोजीशन है जो कि 90 डिग्री पर हो सकती है। जैसे ही चौथा लाइगेंड है, मुझे मेरी मजबूरी है, मैं चौथे लाइगेंड को इधर कहीं पर भी रखूंगा तो किसी ना किसी के साथ 180 पर उसको आना ही आना है। तो जब तक 4 लाइगेंड है 90 डिग्री और 180 डिग्री आना ही आना है। अगर 3 लाइगेंड है तो 90 डिग्री पर रख सकते हैं, 2 लाइगेंड है तो 90 डिग्री पर रख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी हम स्ट्रक्चर्स बनाने जाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पहला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पहले स्ट्रक्चर को मैं प्राइम स्ट्रक्चर बोलता हूं, लेकिन डेफिनेशन क्या है? तो प्राइम स्ट्रक्चर की ट्रिक को मैंने बहुत पॉपुलर कर दिया लास्ट के कुछ सालों में, और लोग अब बहुत सीख गए। अब उसी को मैं देखता हूँ यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। दैट इज वेरी गुड थिंग एंड क्रेडिट गोज टू मी। मुझे क्रेडिट चाहिए, हाँ इसलिए चाहिए क्योंकि बड़े प्यार से बनाया हुआ है, और आप भी सीखिए और आप भी सिखाइए लोगों को, तो बट क्रेडिट दे करके। तो इस ट्रिक में आपको करना क्या होता है कि जितने भी सेम टाइप के लाइगेंड्स है ना, उन सारे सेम टाइप के लाइगेंड्स को क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे रखिए। पहला स्ट्रक्चर आपका प्राइम स्ट्रक्चर होगा। हम कई बार सिस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बट सिस स्ट्रक्चर एंड प्राइम स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम नहीं होते। सिस किसी भी एक लाइगेंड के रिस्पेक्ट में भी बोला जा सकता है, जब उस दिए गए लाइगेंड की जो संख्या होती है, जैसे मान लो कि ए के जैसे बी आपको दिख रहा है, दो बी दिखाई दे रहे हैं, तो 2 बी आपको क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सिस स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू बी। सिस विद रिस्पेक्ट टू ए भी आप बोल सकते हैं, हालांकि हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ए 90 पर भी है और ए 180 पर भी है। तो ए के रिस्पेक्ट में जितना सेंस बनता है उससे कहीं ज्यादा बी के रिस्पेक्ट में सेंस बनता है कि यहाँ 90 डिग्री पर, यहाँ पर बी 180 पर है। तो सिस विद रिस्पेक्ट टू बी, सिस विद रिस्पेक्ट टू ए, सिस विद रिस्पेक्ट टू बी और ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी बोलना अच्छी बात होगी, ठीक है। बट यहां देखो, जब मैं अगर प्राइम स्ट्रक्चर की बातचीत करूंगा तो प्राइम का मतलब हो जाता है कि सारे लाइगेंड्स, चाहे वो कितने भी डिफरेंट टाइप के हो, ए बी सी डी, सारे लाइगेंड्स के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो। यानी कि आपको पूरी कोशिश करनी है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जहां पर सारे लाइगेंड्स 90 डिग्री पर हो, वो प्राइम स्ट्रक्चर होगा। एग्जांपल दिख जाएगा आपको आगे। पहले अब इस स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। MA4B2 में हमने चारों लाइगेंड ए के अरेंज किए, बी के अरेंज किए, बी को 90 पर रखने का रास्ता था। अब बी को 90 पर रखा, यहां पर ध्यान से जब हम
स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर बनाते बनाते आपके माइंड में ना पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चलना चाहिए कि पोजीशंस कौन कौन सी पॉसिबल है, कौन कौन से नए अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब जैसे देखो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ए और ए 90 पर भी है, ए और ए 180 पर भी है, ए और बी 180 पर भी है, बी और बी 90 पर है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक नया पॉसिबल अरेंजमेंट भी तो बन सकता है जहां पर बी और बी 180 पर हो, ए और ए तो 90 पर है, ए और ए 180 पर है, ए और बी भी 180 पर है। तो नया मैं क्या बना लूंगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मैं नया क्या बना लूंगा? हाँ, बी और बी के बीच में एक नया बन सकता है 180 वाला। तो बस यही दो अरेंजमेंट है, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हर तरह की चीज ऑलरेडी यहां थी, जो नहीं थी यहां वो यहां पर इस स्ट्रक्चर में दिख रही है, बी और बी के बीच में 180 डिग्री। तो दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट है और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों पॉसिबल अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बन गए, जो पीछे नहीं बन रहे थे MA6 में और MA5B में, वो यहां बन गए। लेकिन कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि सेम टाइप के लाइगेंड्स 180 पर हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगी ना बाकी चार लाइगेंड से। आप इस स्ट्रक्चर में दो तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा सकते हैं। एक तो ये यहां पर आप अगर इन चारों को एक प्लेन में मानिए, एज्यूम कीजिए XY प्लेन में, और उस XY प्लेन में रख दीजिए इन चारों को, तो ए और ए एक दूसरे की इमेज बन जाएंगी। अब बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगी, मतलब XY प्लेन में। अब ए और ए Z एक्सिस पर है और आप चाहते हैं Z एक्सिस से एक प्लेन पास कराना, तो Z एक्सिस से एक प्लेन पास कराइए, ए और ए कट जाएंगे और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करेगी। इसको मैं बोलता हूं A2B2 वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए अगर ये Z एक्सिस पर है तो Z एक्सिस तो यहां से आपकी तरफ है, ये अगर XY प्लेन में है बोर्ड तो Z एक्सिस इस तरह से इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो ए और ए जो डैश पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो Z एक्सिस पर है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक प्लेन आप पास करा रहे हो Z एक्सिस से, तो यहां से पास करेगा ना। तो ए, ये वाला ए जो XY प्लेन में है वो इस वाले ए का इमेज बनेगा और बी का इमेज बन जाएगा। इसे मैं बोलता हूं A2B2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर दो तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यूजुअली A2B2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लोग मिस कर जाते हैं, आप मत कीजिएगा प्लीज। तो दो तरह से हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी को फटाफट चेक कर लिया कीजिए। अगर सेम टाइप के लाइगेंड्स 180 पर है, ये बहुत आसानी से दिख जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर वो नहीं दिखा तो एक बार जाकर के चेक कर लो। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, नए टाइप का है, तो चेक करो कि A2B2 वाला, यानी कि एक ऐसा Z एक्सिस से प्लेन पास करा रहे हो, Z एक्सिस को इंक्लूड करके, क्योंकि पहले वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन वाला था। अब Z एक्सिस से पास करने वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ए और ए को इमेज बना रहा है, बी और बी को, और इस पूरे Z एक्सिस पर ये कट जा रहे हैं ए और ए, तो वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो, तो ओवरऑल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहीं नहीं दिखाई दे रही, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो दिख रहे हैं, सिस एंड ट्रांस, एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 0। टोटल स्टीरियो कितने हो रहे हैं? टोटल स्टीरियो कितने होंगे भाई? टोटल स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल ऐसे करके जोड़ना मत। टोटल स्टीरियो का मतलब कि कितने डिफरेंट टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स मिले, यही दो स्टीरियो आइसोमर्स मिले, कोई ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की काउंटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। शुरू होती तब तो ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हैं, तो बेसिकली 2 हो गए। ठीक है, ये मत सोचना कि 2 + 0 को 2 लिखा है, नहीं तो तुम फंसोगे आगे। देखो कैसे फंसते हो। MA4BC में दो जो बी थे उनको चेंज करके बी और सी बना दिया गया है, बट हम प्राइम स्ट्रक्चर की तरफ हमारा रुझान होता है, हम तो प्राइम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहले हमने ए को अरेंज किया जितना क्लोजेस्ट रख सकते हैं, तो ये चारों पोजीशन पर ए को भर दिया, फिर B2 जहां पर पीछे 2 बी को रखा था, बी और सी को रख दिया। नया क्या बना सकते हो भाई? मैं ए और ए के बीच में 90 और 180 ऑलरेडी देख रहा हूं, ए और बी के बीच में 190 और 180 ऑलरेडी देख रहा हूं, ए और सी के बीच में 90 और 180 ऑलरेडी देख रहा हूं, तो नया क्या बना लूंगा? बी और सी के बीच में 180, जैसे पीछे बनाया था MA4B2 में, ठीक वैसे। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल लेंथ बन सकते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन चूंकि सेम लाइगेंड्स 180 पर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम लाइगेंड्स 180 पर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कहानी खत्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स की काउंटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 0। टोटल स्टीरियो कितने हो गए, मतलब कितने डिफरेंट पाए हैं आपने स्टीरियो आइसोमर्स? 2, और बेसिकली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पर मैंने लिखा हुआ सिस विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, चाहे बी चाहे सी, किसी के भी रिस्पेक्ट में सिस बोल दो, एक रिस्पेक्ट में बोलने का सेंस नहीं बनेगा क्योंकि 90 180 दोनों है। ट्रांस बी और सी के ही रिस्पेक्ट में बी और सी 180 पर है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट MA3B3 काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, मेन में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। MA3B3 में 2 तरह के डिवीजन होते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल। अब फेशियल वाले में देखोगे एक को ना 90 पर अरेंज किया हुआ, लेकिन एक भी 180 का एंगल नहीं दिख रहा है ए के बीच में, क्योंकि इसी तरह से अरेंज किया गया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 4 ए रहेंगे तो मजबूरी में 180 का एंगल आ ही जाएगा ए और ए के बीच में, लेकिन अगर 3 ए है तो इन तीनों पोजीशन पर, और यही मेरे बनाने का तरीका भी था। जो पहला स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में मैंने हमेशा कोशिश की, चाहे कोई भी फॉर्मूला दिया गया हो, कोशिश यही थी कि ए को इस तरह से अरेंज करना शुरू करें
कि ए के लाइगेंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आए। अब अगर 4 ए है तब तो चौथा ए इस तरह से रखाएगा कि किसी ना किसी ए के साथ वो 180 आ जाएगा, लेकिन चौथे ए को गायब कर दो। अब सारे ए सिर्फ 90 पर है, सिर्फ 90 पर है, राइट। तो सारे ए 90 पर है, सारे बी 90 पर है। दिस इज कॉल्ड प्राइम स्ट्रक्चर। अब यहां से स्ट्रिक्टली हम प्राइम बोलना शुरू करेंगे। इससे पहले प्राइम बोलो सिस बोलो चलेगा। यहां से इसलिए क्योंकि सेम टाइप के लाइगेंड्स ए उसमें 90 डिग्री, सेम टाइप के लाइगेंड्स बी उनके बीच में भी 90 डिग्री। एक भी 180 डिग्री का एंगल नहीं है ए और ए के बीच में या फिर बी और बी के बीच में, लेकिन ए और बी के बीच में 180 मिल गया है। तो अब मैं एक नया स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें नया क्या कर सकता हूं, नया ये कर सकता हूं कि ए और ए के बीच में 180 जो कि यहां नहीं था, बी और बी के बीच में 180 जो कि यहां नहीं था। ये तो कर ही सकता हूं ना, एग्जैक्टली मैं कर सकता हूं। तो वो कर दिया मैंने, लेकिन अब उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ए और ए के बीच में 180, बी और बी के बीच में 180 जो यहां नहीं था वो यहां आ गया, और कोई नया काम मैं कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब इस स्पेसिस को ध्यान से देखना, इसमें 2 बातें मैंने यहां पर लिखी हैं। ए टू बी टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो मैंने पीछे आपको समझाया। ए टू बी टू प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि इस तरह से पास करेगा कि जेड एक्सिस आएगा उसमें, तो यही आपका ए टू बी टू वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि इस पूरे ए और बी को कट कर रहा है जेड एक्सिस पर। ए प्लेन के ऊपर होगा, बोर्ड के प्लेन के ऊपर, और बी प्लेन के पीछे होगा। लेकिन अगर ऐसे में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा रहा हो तो ए और बी दोनों जेड एक्सिस पर कट गए। ए का इमेज, बी का इमेज, A2 B2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो पीछे समझाया था। अब ये यहां पर स्पेशली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर 2 सेम लाइगेंड इस स्ट्रक्चर में 180 पर नहीं है, तो कई सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि A2 B2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अभी तक हमने इतने सारे फॉर्मूले देख लिए, लेकिन अभी तक ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। MA3 B3 तक भी ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। सिस विद रिस्पेक्ट टू A एंड B दोनों बोल सकते हैं। इनफैक्ट कि मैं इसको प्राइम बोलूंगा, क्यों? क्योंकि सेम टाइप के लाइगेंड्स 90 पर दिखाई दे रहे हैं। सारे ही लाइगेंड्स को हमने इस तरह से अरेंज करने की कोशिश की है कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, और वही डेफिनेशन है प्राइम स्ट्रक्चर का। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, अगर सारे लाइगेंड्स मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो वो स्ट्रक्चर प्राइम है। सिस किसी एक लाइगेंड के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, बट यहां पर जो प्राइम है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस A के बीच में भी दे रहा है, B के बीच में भी। लेकिन सिस जब बोलते हैं तो अक्सर हम किसी एक लाइगेंड को रेफर कर रहे होते हैं। यहां पर जो सारे ही लाइगेंड्स मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो सिस फॉर्म का ही एक स्पेशल केस हुआ प्राइम, जिसमें के सारे के सारे लाइगेंड्स क्लोजेस्ट होते हैं। फिर ये ट्रांस हो गया विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। टोटल ज्योमेट्रिकल 2 और ऑप्टिकल अभी तक एक भी ऑप्टिकल, मतलब इस फॉर्मूले में कोई भी आइसोमर इसका ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, तो काउंटिंग शुरू ही नहीं होगी। जो टोटल स्टीरियो है या स्पेस आइसोमर्स है वो कितने हो गए? 2 हो गए। आगे आते हैं MA3B2C में। MA3B2C में B3 था ना पहले, अब वहां पर एक B को हटा के C लगा दिया गया। बट हमारा तरीका क्या होगा, हम प्राइम स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे A को लॉक करेंगे। अच्छा, एक लॉकिंग वाला पॉइंट था ना, मैं लॉकिंग वाला पॉइंट यहां पर बताऊं। लॉकिंग वाले पॉइंट से मैं क्या बता रहा था कि सारे A इस तरह से रखे हुए हैं कि इधर की पोजीशन लॉक्ड है। जब तक मैं इधर A और A को ओपन करके 180 पर नहीं ले जाऊंगा, तब तक B और B 180 पर नहीं आ सकते। तो ये पोजीशन की लॉकिंग को समझना, लॉक्ड होता है पोजीशन तो समझ में आ जाता है कि इधर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, समझे? तो मैं B और B इन सब के बीच में 180 ला ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझको इस साइड की लॉकिंग को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही A और A 180 पर चले गए, B और B भी 180 पर आ गया। ठीक है, तो ये चीज हो रही। तो मैंने यहां पर फिर से वही काम किया, A और A को पहले फटाफट मेरा जो पहला स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी से मुझे डायरेक्शन मिलता है कि मैं ट्रांस कैसे बना पाऊंगा। तो प्राइम स्ट्रक्चर में आप सारे लाइगेंड्स को मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर रखते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइगेंड्स किसके? A के। तो सबसे पहले उसको अरेंज कर दीजिए, पोजीशंस को लॉक कर दीजिए, 90 डिग्री पर अरेंज हो गए। अब बचा B और B को 90 पर रखिए, C अपने आप इस तरह से जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ज्यादातर लाइगेंड्स के बीच में 90 डिग्री लेते आए। तो सबसे बेस्ट यही स्ट्रक्चर है जहां पर मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, तो यही हमारा प्राइम स्ट्रक्चर है। हालांकि इसको सिस विद रिस्पेक्ट टू A और B भी बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू C भी बोल सकते हैं। C का तो एक ही लाइगेंड है। अब मैंने सोचा कि और पॉसिबली और क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि अगर मैं लॉक ओपन करूं तो A और A के बीच में 180 आ जाए। हाँ, आ जाए। B और B भी 180 आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं B और B 180 ला रहा हूं तो भाई B और C के बीच में 180, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो बचा रह गया, जो यहां नहीं दिख रहा है। तो एक B और C को 180 पर रख करके एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये तो सिस था, इनफैक्ट ये प्राइम था। बट अब ट्रांस में B और B 180 पर रख करके ट्रांस बना सकते हैं, B और C 180 पर रख करके ट्रांस बना सकते हैं। A और C तो ऑलरेडी 180 पर थे इस प्राइम स्ट्रक्चर में, तो A और C का 180 कुछ नया नहीं हो गया। पुरानी चीजें रिपीट नहीं करनी है नए स्ट्रक्चर्स में। डिफरेंट देखो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर हमें काउंट करने हैं तो हमें डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने होते हैं। तो ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं।
ये सी सही है, ट्रांस है, तो डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस है। और ट्रांस में इसको भी बोलूंगा, इसको भी बोलूंगा, दोनों ट्रांस है 180 की वजह से, लेकिन डाइपोल मोमेंट दोनों का डिफरेंट है ना, तो तीनों डिफरेंट स्पेशीज है, राइट। हाँ, ये अलग बात है कि इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता तो उसका एनांचोमर भी काउंट होता, क्योंकि एनांचोमर की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आपको सारे डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले काउंट करके स्टीरियोआइसोमर्स को टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का नंबर बताना होता है। आपको ये नहीं करना होता कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल कर दिया तो पता चला कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आपने अननेसेसरी बहुत ज्यादा काउंट कर लिए। क्यों? क्योंकि आपने ज्योमेट्रिकल अलग काउंट किया, ऑप्टिकल अलग काउंट किया, और फिर बोल दिया कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल हो जाएंगे टोटल स्टीरियो। जबकि रियलिटी में क्या होता है, टोटल स्टीरियो का डेफिनेशन है कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले स्टीरियोआइसोमर्स ढूंढो। सेम नहीं ढूंढ सकते तुम, सेम को 2 बार काउंट करके खुश तुम हो जाओ, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। ओके, तो अब आते हैं, ये वाला स्पेशीज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? A2 B2 वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, क्योंकि सेम लाइगेंड्स 180 पर नहीं है। ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि A और A 180 पर है, ठीक है। B और B को भी बोल सकते हो 180 पर है, मैंने लिख दिया साइड में। फिर ये वाला इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि A और A 180 पर है, करेक्ट। फिर मतलब सेम टाइप के लाइगेंड जैसे ही 180 पर दिख गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो यहाँ दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो यहाँ दिख रहे हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को माइंड में लेकर के भी बिना स्ट्रक्चर, मैं तो बिना स्ट्रक्चर बना बना के दिखा रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आपको बनाना है। आप माइंड में पीएनसी कर सकते हैं, माइंड में ही चला सकते हैं ऐसे कि अच्छा A3 तीनों को मैंने फेशियल पोजीशन पर फिक्स कर दिया। MA3 B3 में इसी पोजीशन को फेशियल बोलते थे ना, तो फेशियल पोजीशन पर फिक्स कर दिया मैंने, राइट। अब बचे 2 भी, उनको 90 पे रखते हैं। अच्छा, नीचे में C आ जाएगा, तो एक काम करते हैं अगले वाले में ना B और B को 180 पे रखते हैं। हाँ, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, B और B को 180 पे रखेंगे तो A और A 180 पर आ जाएगा। फिर एक B और C का कॉम्बिनेशन बच जाएगा 180 वाला, तो एक और वो भी बना देंगे, हो गया टोटल 3। इस तरह से माइंड में ही ये कैलकुलेशंस करनी है, मैनिपुलेशंस करना है। अब जैसे यहां पर ना मैंने जो लिखा हुआ देखो, इसको मैं डिलीट करके आपको सिखाऊं कि आप पीएनसी कैसे करते हो। तो इसे थोड़ा सा हटा करके एक बार मैं दिखाऊं कि आप खुद से कैसे पीएनसी लगा सकते हो। ओके, हो जा, यस, डन है। देखो ऐसा है कि हमें बनाने दिया गया MA3BCD, तो MA3BCD को कैसे बनाना शुरू करेंगे हम? रैंडमली नहीं बनाना है, ये नहीं कि बस अरे कुछ भी कर दो ना, A को कहीं भी अरेंज कर दो, B को कहीं भी अरेंज कर दो, बस अरेंज कर दो। अगर तुमने पहला स्ट्रक्चर बहुत रैंडमली बनाया तो तुम कभी भी डायरेक्शनल अप्रोच नहीं ले पाओगे। और अभी इस वाली वीडियो में तो तुम्हारा बेस तैयार किया है, यहां तक सिखाने के बाद तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, और जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं वैसे स्टार्ट करना, और जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी की ट्रिक्स लगा के पहचानना सिखाया वैसे ही करना है। जब अप्लाई कर लो तब अगली वीडियो को फिर वॉच करना, जो कि मैं कुछ ही घंटे में अपलोड करूंगा, जहां पर तुम अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, अपने अप्रोच मैच कर सकते हो। यकीन मानिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक ये एडवांस में पूछ दिया, श्योर शॉट बनता है। तुम्हारा अप्रोच अच्छा होना चाहिए, प्राइम स्ट्रक्चर वाली ट्रिक सीखो, अप्रोच डन, अच्छा हो गया। तो देखते हैं हम प्राइम स्ट्रक्चर इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे? M से स्टार्ट करेंगे, पोजीशंस लॉक करेंगे। A ज्यादा नंबर ऑफ लाइगेंड्स किसके? A के, तो हम A को रखने की कोशिश करेंगे इस तरह से 90 पर, ठीक है। आ जाओ, रखते, रख दिया A को। अब B C और D को रखना है, B C और D को रखना है, B C और D को रखना है। तो B C और D रख दिया इनको, चूंकि A सारे 90 पर है, और देखो B C और D सभी 90 पर है, ना तो B और C 180 पर है, ना तो C और D 180 पर है, ना तो B और D 180 पर, सब 90 पर है। तो यही मेरा प्राइम स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे लाइगेंड्स के बीच में मैंने मिनिमम पॉसिबल एंगल 90 डिग्री रखने की कोशिश की है। तो आप इसको सिस विद रिस्पेक्ट टू A, सिस विद रिस्पेक्ट टू B C D भी बोल सकते हैं, बोलना बोल लीजिए, बट बेटर होगा कि अब आप नया नाम देना शुरू कीजिए। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो प्राइम स्ट्रक्चर है, सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल एंगल वाला है वो प्राइम स्ट्रक्चर है। अब यहां से ओपन करना शुरू करते हैं। इधर लॉकिंग थी ना, A और A लॉक्ड किए हुए थे पोजीशन को, तो अब मैं सोचना शुरू करता हूं कि यार एक ऐसा तो बन सकता है ना जिसमें कि मैं A और A को 180 पर रख देता हूं। अब देखो मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बनाऊंगा, PNC से सारा काम कर देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, A और A को 180 पर रखते हैं। जैसे ही मैं A और A को 180 पर रखूंगा, मान लो इस वाले A को ना यहां लेकर के आता हूं और इस B को यहां लेकर के जाता हूं, तो A और A 180 पर, तो B और D भी तो 180 पर आ गए, तो B और D 180 पर आ गए, सही है। लेकिन क्या B को यहां ले जाने से B और D 180 पर है, लेकिन B और C तो 90 पर है, C और D तो 90 पर है, तो B और C की पोजीशन, C और D की पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब एक बार और मैं ये काम कर सकता हूं, A और A को 180 पर ऐसे रख सकता हूं, इस A को मैं यहां लेकर के आता हूं, तो C यहां चला जाएगा, तो C और D 180 पर आ जाएंगे। देखा,
अब एक कॉम्बिनेशन बचा रह गया, वो है बी और सी का 180 पर, तो वो भी पॉसिबल है। मैं ए और ए को 180 पर रहने दूंगा और देखो ये थर्ड वाला भी आ गया। दैट मींस कि 3 ट्रांस पॉसिबल है। ये वाला सिस है, इनफैक्ट प्राइम है, और 3 ट्रांस है, और तीनों ट्रांस में ए और ए 180 पर है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चाहे ये ऑप्टिकली एक्टिव है Ma3BCD, चेक करते हैं। क्या यहां पर 2 सेम लिगेंड 180 पर है? नहीं। क्या यहां पे A2B2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना। दैट मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जाकर के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर दिखाई दिया फर्स्ट टाइम। इतने सारे फॉर्मूले बना लिए हमने उसमें। तो ये काउंट होगा अपने एनांटियोमर के साथ। टोटल 2 ऑप्टिकली एक्टिव आ गए, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एनांटियोमर भी काउंट होगा। 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर एक भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो काउंटिंग अब शुरू हो गई, जो अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई थी। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो मिल रहे थे, बट सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल रहे थे। एक भी ऑप्टिकली एक्टिव हमें नहीं मिला था अभी तक फॉर्मूले में। दिस द फर्स्ट टाइम इसमें मिला है हमें। अब इसमें मिला है तो टोटल ऑप्टिकल काउंट करते हैं। 1 2 3 ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये और इसका एनांटियोमर 2 ऑप्टिकली एक्टिव। 3 + 2 5। ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 5 है। ज्योमेट्रिकल, ये यहां जो लेंथ है और यहां जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है डिफरेंट है, तो 4 ज्योमेट्रिकल हो गए, एक ये और 3 ये। इसको सिस और इन तीनों को ट्रांस बोल सकते हैं। मैं प्राइम इससे बोलूंगा कि सिस और प्राइम डिफरेंट होते हैं। सिस किसी भी लाइगेंड के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। 2 लाइगेंड के रिस्पेक्ट में बोल दिया, ए और ए 90 पर है, हो गए सिस। बी और सी 90 पर है, हो गए सिस। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सारे ही लाइगेंड्स क्लोजेस्ट पर हैं, तो ये एक ऐसा सिस है जिसको मैं प्राइम बोल सकता हूँ, है ना। क्योंकि सिस आगे के फॉर्मूलेज में ना, आगे जो फॉर्मूले दूंगा इसके आगे के फॉर्मूले में ना, सिस एक से ज्यादा सिस पॉसिबल है। तो जब एक से ज्यादा सिस पॉसिबल है तो तुम ये फॉर्मूला मत बना लेना कि जो सिस होता है उसी को प्राइम बोलता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो डिफरेंट नाम दिया है, क्योंकि एक से ज्यादा सिस भी पॉसिबल है। दिखेगा आगे। तो प्राइम स्ट्रक्चर बनाने के बाद समझ में आता है कि पीएनसी कैसे हो सकता है। तो इसीलिए प्राइम स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन मिलता है, सोचना कैसे, पीएनसी कैसे करना। क्या हमने स्ट्रक्चर बनाया? नहीं। अब आगे जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, स्ट्रक्चर बनाने के बजाय पीएनसी मार देंगे। लेकिन एक बार डेफिनेट होना चाहिए कि अच्छा ये काम हो रहा है, ये होगा, इस तरह की चीज होगी, ये बन जाएगा, तो अपने आप अप्रोच मिलने लगता है। अच्छा, ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव टोटल 5 हो जाएंगे ना हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल ज्योमेट्रिकल कितने? 4। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, दैट इज 4 + 5 9। कौन से पढ़ेंगे? नो। टोटल ज्योमेट्रिकल कितने हुए भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 4। और ये जो 4 है ना, उसमें ये 3 सेम जो ट्रांस वाले वही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो काउंटिंग अननेसेसरी ज्यादा नहीं करनी। मैंने बताया था कि आप बेसिक क्या होता है सोचने का तरीका। आप ये देखोगे कितने स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हैं। तो जिनका डायपोल मोमेंट यहां पर ट्रांस वाले जो हैं, ट्रांस वाले में सिस वाले से डिफरेंट डायपोल मोमेंट होता है। इनफैक्ट ये भी ट्रांस सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांस है, सबका ही डायपोल मोमेंट डिफरेंट है, सबके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो बेसिकली कितने ऐसे आइसोमर्स हैं स्टीरियो आइसोमर जो कि जिनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, वो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की काउंटिंग हुई। ये डेफिनेशन नहीं होता टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल कर दो, नहीं। अरे जो ज्योमेट्रिकल है वो भी तो ऑप्टिकल है। जो ज्योमेट्रिकल है वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो खुद ही काउंट हो रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। जो ज्योमेट्रिकल है ट्रांस वाले, वो भी तो ऑप्टिकल में काउंट हो रहे हैं। तो तुम बार बार रिपीटेडली काउंटिंग नहीं करोगे ना। दैट मीन्स तुमको ये समझना है कि कितने डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स तुमने बनाए। 3 इधर बनाए, चौथा ये है, और इसका एक एनांटियोमर होगा। 5 हो गए, यही 5 डिफरेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो ये तुम्हारे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तुम क्या करते हो? पोजीशंस को लॉक करते हुए सेम टाइप के लाइगेंड्स को 90 पर रखने की कोशिश करते हो। फिर डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स को भी अगर 90 पर रख दिया, एक ही स्ट्रक्चर में अगर सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए कि सारे टाइप के लाइगेंड्स को मिनिमम एंगल पर रख दिया, तो वो प्राइम स्ट्रक्चर है। वो सिस भी है, बट सारे सिस प्राइम नहीं होते, क्योंकि यहां पे सारे के सारे लाइगेंड्स को मिनिमम पर रखना होता है, तो वो प्राइम होगा। अब उससे आप ट्रांस बनाना शुरू कीजिए पीएनसी कि कितने डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, जहां पर कि जैसे कि हमने उधर की लॉकिंग को ओपन किया। आगे का स्टेप्स यही है, लॉक को ओपन किया, सारे 90 पर थे, अब 180 पर रखते हैं। जैसे ए को 180 पर रखा, एक ऑप्शन बना के बी और डी को 180 पर रखते हैं। जब आप बी और डी को 180 पर रखेंगे, बी और डी को 180 पर रखेंगे, तो बी और सी एंड सी एंड डी, बी सी एंड सी डी, ये 90 पर ही होगा, समझे। उसी तरह से बी और सी 90 पर होगा, एंड देन जो बी और डी है वो 90 पर होगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन है। फिर यहां पर बी और सी जो 180 पर है, तो पक्का है कि सी डी एंड बी डी 90 पर होंगे, है ना।
वही तो कॉम्बिनेशन है, हमने ऐसे स्विच करके देखा था। तो ये बन गया, यहां तक आपने सीख लिया। ये फर्स्ट वीडियो में आपको यही सब बातें सिखानी थी। अब आपको काम ये है कि आप पहले फटाफट जाइए, यही सारे स्टेप्स अपनाइए। आप सारे जो सेम टाइप के लाइगेंड्स हैं उनको मिनिमम एंगल पर रखिए, प्राइम स्ट्रक्चर बनाइए, फिर ओपन कर करके ट्रांस बनाने के कॉम्बिनेशन सोचिए, प्रॉपर्ली सोचिए, और हर स्पेशीज की ऑप्टिकल एक्टिविटी सोचिए। देखिए मैंने बड़े आराम से यहाँ पे कैच कर लिया कि ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों टाइप की प्लेनर सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से आप भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को पहचानिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एंड देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो। चारों केसेस में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 8 मिनट का समय आपको मिल रहा है। अगली वीडियो अपलोड होने से पहले ये काम खत्म कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं।